तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2 ऑफ WWE दैट्स एपिक सीरीज। एपिसोड 1 आया था अंडरटेकर की स्ट्रीक के ऊपर। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा है तो ज़रूर उसको जाके सुने भाई, क्योंकि ये सीरीज में हम कुछ ऐसी मोमेंट्स को उठा रहे हैं जो WWE में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम। और आज बात करने वाले हैं एक और रेसलमेनिया 30 सही मोमेंट जो मेन इवेंट में देखने को मिली थी, जहाँ यस मूवमेंट अपनी पीक पे थी जब डैनियल ब्रायन ने WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर करा। उसे करेंगे डिस्कस। और भाई ये बात तो सभी जानते हैं कि डैनियल ब्रायन की शुरुआत NXT से हुई थी, जहाँ पे वो गायब हो गए थे। फिर जब WWE में थे नेक्सस में तो भाई उनको फायर भी कर दिया गया था कुछ इंसिडेंट के लिए। वापस आए, फिर US टाइटल जीते, मनी इन द बैंक भी जीते, और वो 18 सेकंड वाली सिचुएशन रेसलमेनिया 28 में। लेकिन रोहित है मेरे साथ, और ये सब तो रोहित बैकग्राउंड है डैनियल ब्रायन का। जो WWE में एक पॉइंट पे था तब को इतना ब्रायन को जानता नहीं था, लेकिन वो बियर्ड वाला डैनियल ब्रायन और जिस तरीके से यस मूवमेंट स्टार्ट हुई एक पॉइंट पे, वो टीम हेल्लो वाले पॉइंट से थी। तो मैं सीधा ऐसे ही स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एक तो पोल हम नीचे डाल देंगे कि क्या यस चैंट सबसे बेस्ट चैंट है आज तक WWE की हिस्ट्री की। लेकिन रोहित का कहना है क्या यही वो मोमेंट थी जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये जो डैनियल ब्रायन की कहानी है, मतलब बहुत सारे लोग ना शायद इस बात को दिमाग से वो रहता भी नहीं है। इवन मैं भी भूल चुका था। जब दोबारा रिविजिट किया तो समझ में आया कि डैनियल ब्रायन पहले भी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, जो कि शेमस ने उनको वो किस उन्होंने किया था, और वो किस के बाद 18 सेकंड के अंदर। शेमस ने नहीं किस किया था शेमस ने किस नहीं किया था, डैनियल ब्रायन को किस मिली थी, लेकिन किस के बदले उनकी जो चैंपियनशिप है वो चली जाती है। 18 सेकंड का उनका रेन था। तो ऐसा नहीं है कि ये यस मूवमेंट से पहले डैनियल ब्रायन चैंपियन नहीं बने थे, वो चैंपियन बने थे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद वो उनकी चेस करने की कहानी थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि डैनियल ब्रायन का कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो गया था। जैसे अभी आयुष ने बोला, टीम हेल नो जब हमने बनते हुए देखी, और इस एपिसोड को आप लास्ट तक सुनोगे तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। जैसे अंडरटेकर की स्ट्रीक वाला एपिसोड में हमने अच्छे से आपको सब कुछ बताया था, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, पूरा नॉस्टैल्जिया में लेके जाएंगे, और बहुत सारी बातें आपको नहीं भी पता होंगी जो कि स्टोरी लाइन के पीछे भी चल रही थी। तो टीम हेल नो हम कह सकते हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था वहाँ से डैनियल ब्रायन के उस कैरेक्टर की शुरुआत होती है, जो कि एंड में यस मूवमेंट तक जाता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब आज के टाइम में भी अगर मैं से कंपेयर करूँ तो कंपेयर तो नहीं कर सकता या सिमिलर तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि केन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म का, बहुत एंग्री अग्रेसिव वो रहते थे। डैनियल ब्रायन के साथ वो सेम पेज पर आने की कोशिश करते थे, तो कई बार डैनियल ब्रायन का गला ही जो केन है वो पकड़ लेते थे। तो वहाँ से जो सिंपैथी वाला एंगल है वो डैनियल ब्रायन के लिए शुरू हुआ था। और यहाँ से वो बियर्ड वाले लुक ने, मैं बोलूँगा कि मतलब जैसे आज के टाइम में डैनियल ब्रायन को हम देखते हैं, उनके अभी ऑल इन, मतलब क्या अच्छा कोइंसिडेंस, अभी एंड में ऑल इन के ऊपर भी आएंगे, तो वो जो उनकी बड़ी दाढ़ी वाला लुक है और वो जो लंबे बाल वाला, मेरे को वो हमेशा से ही पसंद है। और वो टीम हेल्लो से जब फॉर्म हुआ तो उस केमिस्ट्री को पसंद करने की वजह से डैनियल ब्रायन का कैरेक्टर कुछ अलग बन रहा था वहाँ। और बढ़िया बात ये भी है कि अब ब्रायन को तो भाई सारे रिस्पेक्ट देते हैं और वन ऑफ द बेस्ट की तरह बुलाते हैं, लेकिन तब डैनियल ब्रायन एक बहुत बड़ा ओवरऑल इंडस्ट्री में ही अंडरडॉग था। जितने भी इंडी लवर्स हम जिसको कहते हैं ना, जो लोग भाई ROH देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो अमेरिकन ड्रैगन को जानते थे कि कितने अच्छे मैचेस ये दे सकता है। लेकिन ये केन वाली टीम रोहित ऐसी थी कि जो एंगर मैनेजमेंट वाली सेगमेंट्स देखने को मिलती थी कि ये दोनों कुछ भी, भाई अब टैग टीम में कितना ईजी होता है, भाई ब्रेकअप करा तो भाई ख़त्म हो गई टैग टीम। लेकिन ये लोग सब कुछ कोशिश कर रहे थे कि सही करने की, ताकि हम टैग टीम बने रहें, अलग नहीं होंगे। एंगर मैनेजमेंट क्लास, और स्पेशली केन जैसा कैरेक्टर एंगर मैनेजमेंट क्लास में जा रहा है, मास्क पहन के बैठा हुआ है भाई वहाँ पे वो थेरेपिस्ट से। ये पूरे टीम हेल्लो के पूरे ये इवन चैंपियंस भी बने थे। इस पूरे रन में कभी भी कुछ नहीं समझ में आता था, बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। क्योंकि जब भी हम गड़बड़ होते हुए देखते हैं दो टीम्स के बीच में, तो ऐसा ही होता है कि भाई जो तगड़ा बंदा है वो मार मूर के चले जाता है। लेकिन कई बार ऐसा लगा कि भाई टीम अब टूटने वाली है, अब गई। कई बार इन्होंने हक किया, कई बार एक दूसरे को मारा, कई बार ये इवन एक दूसरे के मैचेस भी छोड़ के चले जाते थे, जहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो केन को ब्लेम करते थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनका वो सिंपैथी वाला जो एंगल है वो हमेशा डैनियल ब्रायन के साथ जुड़ा रहता था। और जैसे एंगर मैनेजमेंट वाली चीज़ बोली, ये एक टिपिकल विंस टाइप की बुकिंग है जो वो इस तरीके से करते हैं, बट उस पॉइंट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। और यही वो एक प्लेटफॉर्म बनता है डैनियल ब्रायन के लिए नेक्स्ट आगे जाने के लिए। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा मोमेंटम पकड़ना शुरू होता है जब उनको मैच मिला जॉन सीना के अगेंस्ट समर स्लैम में, और ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। और अब ये वो डैनियल ब्रायन नहीं है जो पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना था। अब इसमें डिफरेंस ये है कि अब ये एक टॉप डॉग वर्सेस कह सकते हैं अंडरडॉग की कहानी है, जो कि है तो टॉप स्पॉट पर ही, लेकिन अभी उसको विंस मैकमैन, ये कोई स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है कि विंस मैकमैन ने कभी भी डैनियल ब्रायन को उनके साइज की वजह से, कि भाई
तुम तो वैसे दिखते भी नहीं हो कि तुम एक सुपरस्टार कभी लगो। वो तो फैंस का सपोर्ट मिला था, इस वजह से उनको जॉन सीना के साथ वो मैच मिला और वहीं से वो एंगल हो गया था कि यार ये विंस पड़ गया डैनियल ब्रायन के पीछे, ये नहीं देखना चाहेगा उसको टॉप स्पॉट पे। और ब्रायन के साथ उस समय सीन ऐसा था कि ये जो 18 सेकंड वाला लॉस है, उसके बाद कोई डैनियल ब्रायन को एज अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन देखता भी नहीं था। वो बस एक कार्टून की तरह देखते थे जो गलती से चैंपियनशिप जीत गया और फिर जिस तरीके से हारा भाई, तो उतनी रिस्पेक्ट एज अ चैंपियन नहीं थी। ये वो स्टोरी थी जहाँ पे अभी मुझे याद है कि समर स्लैम 2013 में जब भाई ये दिखाया जा रहा था कि एक रेसलर है जिसको मौका दिया जा रहा है और दूसरा बंदा एंटरटेनर है, जॉन सीना द बिगेस्ट एंटरटेनर। तो जॉन सीना खुद मौका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विंस मैकमैन, रोहित, ये स्टोरी में तो बताया ही गया था कि डैनियल ब्रायन को एज अ चैंपियन देखना नहीं चाहेंगे कभी अपनी कंपनी का। तो डैनियल ब्रायन का वो मेक ओवर करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं अगर ब्रायन चैंपियन बने उससे पहले बहुत सारी चीज़ें इसके लिए चेंज करनी चाहिए। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि बिहाइंड द सीन्स भी विंस का ओपिनियन कुछ ज़्यादा अलग नहीं था। कभी उन्होंने उस पॉइंट पे डैनियल ब्रायन को अपनी कंपनी का फेस नहीं देखा था। ये आई थिंक अगर हम पिछले कुछ टाइम उठा के देख ले तो बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हमको नज़र आएगी कि विंस मैकमैन एक उस चैंपियन बंदे में या फिर अपने मेन इवेंट वाले स्पॉट वाले बंदे में क्या देखते हैं। और उस टाइम पर विंस मैकमैन को, जबकि वो सब कुछ देख रहे थे कि यार फैंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी और उसी चीज़ को उन्होंने एक तरीके से स्टोरी लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोग आज भी ये पूछते हैं कि क्या यस मूवमेंट रियल था, क्या ये मतलब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टोरी लाइन थी या रियल वाली चीज़ थी। और ये समर स्लैम इवेंट, ये 2013 की हम बात कर रहे हैं, ये जॉन सीना का वो पीरियड चल रहा है जब जॉन सीना उस टाइम पर सुपर सीना होते थे और वहाँ पे डैनियल ब्रायन ने चैंपियनशिप जीत ली। अब ये वाला फैक्ट भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता और इसके पीछे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीज़न भी है, क्योंकि उसी टाइम पर चैंपियन बनने के बाद है, क्योंकि जो मिस्टर मनी इन द बैंक है वो रैंडी ओर्टन थे, उन्होंने कैश इन कर लिया और जो खुशी आई वो डैनियल ब्रायन के हाथों से आगे फिर निकल गया। और ये आई थिंक हम मान सकते हैं एग्जैक्ट वो मोमेंट है जब अथॉरिटी बॉर्न हुई थी अगेंस्ट डैनियल ब्रायन। भाई बिल्कुल, और ट्रिपल एच इस पूरी स्टोरी लाइन में समर स्लैम तक डैनियल ब्रायन के साथ थे कि भाई मैं रेफरी इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मैं फेयर इस कंपटीशन को जो है वो देखूंगा और डैनियल ब्रायन अगर जीतना चाहता था तो डैनियल ब्रायन को मैं जीतने दूंगा, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। गारंटी ट्रिपल एच की थी, मैच में वही देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जॉन सीना को 2013 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेन इवेंट में क्लीन पिन करना बहुत बड़ी बात थी। अभी तो भाई सोलो सिकुआ ने भी कर दिया वो काम, लेकिन तब ऐसा नहीं था कि जॉन सीना किसी से भी हार रहे हैं, टॉर्च ही पास हो जा रही है बार बार। तब सीना को चैंपियन हराना बहुत मुश्किल काम था और वो मोमेंट ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगी। और हमने एक चीज़ रोहित डब्ल्यूडब्ल्यू की देखी है, कभी कभार जो लोग चीज़ बहुत ज़्यादा मांगते हैं ना, या तो बहुत लंबे टाइम तक उनको देते नहीं हैं या लेके छीन लेते हैं। और ये बिल्कुल वैसी मोमेंट थी कि 5 मिनट की पूरी खुशी दी, क्राउड पागल हो गया कि ब्रायन जीत गया सीना को आगे, लो भाई कैश इन, काम खत्म। और उसके बाद ये सोच रहे थे कि नंबर्स गेम भी अब तो अगेंस्ट है ब्रायन के। ये स्टोरी लाइन यार देखो कितनी ऑर्गेनिक है। अभी हम 2013 की समर स्लैम की बात कर रहे हैं और अभी हम रेसलमेनिया जो 2014 में, तो रेसलमेनिया 30 की बात करेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का शुरू से ही ये प्लान था कि समर स्लैम से बिल्ड करते करते रॉयल रंबल से ले जाते हुए फिर रेसलमेनिया में जाएंगे। बट अगेन जो विंस मैकमैन टेलीविजन पर कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, एक्चुअल में वही वो रियल लाइफ में भी थे। वो जैसा हमने इससे पहले बोला, डैनियल ब्रायन को कभी वो एक चैंपियन की तरह नहीं देख रहे थे। तो उस पॉइंट पे अब जब डैनियल ब्रायन के पास टाइटल है नहीं, अथॉरिटी पूरी बॉर्न हो चुकी है, तो यस मूवमेंट जो बनी वो इस अथॉरिटी वाले एंगल से तो कुछ अलग ही थी। ये मतलब मेरे उस टाइम पे मेरे को जितना याद है, जितना मैं इसको याद कर पा रहा हूँ, वो अचानक से जो मोमेंटम बिल्ड हुआ, मैं भी बिल्कुल डैनियल ब्रायन को सपोर्ट कर रहा हूँ अच्छे से कि भाई क्योंकि हमेशा मुझे लगता है हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो रहेगा अंडरडॉग के लिए। हम चाहते हैं कि जो अभी सुपरस्टार राइज कर रहा है वो और ज़्यादा शाइन हो, और ये हमने सिमिलरली अभी कोडी रोड्स के केस में भी देखा। अब वो ब्रे वाइट के साथ फ्यूड में आ गए और वो मोमेंट अभी भी याद आता है, स्टील केज मैच ही है उनका और बहुत ज़्यादा ये ब्रे वाइट फैमिली उनके दिमाग में वो बिल्कुल उनका सिरदर्द बने हुए वो। और मुझे कपड़े भी याद आते हैं जो बिल्कुल रोगन की तरह डैनियल ब्रायन पहनते थे, वो ग्रे कलर के। और उसके बाद वो स्टील केज के ऊपर चढ़ते हैं, जब लोग उनको पुश करते हैं, भाई तुम ब्रे वाइट के अगेंस्ट कुछ बोलो भाई, करो। और उसके बाद वो स्टील केज के ऊपर चढ़े हैं, उन्होंने यस जो चैंट है वो करना शुरू किया। और जब क्राउड भी साथ में वो यस चैंट करता है ना, वो अगर आप स्पीकर पे फ़ोन के स्पीकर से सुनोगे, टीवी पे देखोगे, ऐसा लगेगा भाई कोई पुश कर रहा था, मैं धक्का दे रहा। वो यस चैंट इतने तेज और लाउड थे। और एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे कि भाई ऐसा नहीं था कि ये पहला टाइम था जब यस चैंट हो रही है। ब्रायन यस चैंट बहुत टाइम से कर रहे थे। अगर समर स्लैम सीना वाला भी मेन इवेंट देखें, सेलिब्रेशन में ट्रिपल एच भी यस चैंट कर रहे थे भाई ब्रायन के साथ। लेकिन वो यस मूवमेंट में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ कि सारे लोग एक तरफ आ गए और यस एक ऐसी चैंट बन गई है जो अब
ब्रायन से ही रिलेट करेंगे। और रोहित, मेरे को याद है कि जब ये यस मूवमेंट स्टार्ट हुई ब्रे वायत के साथ, जब डैनियल ब्रायन थे, तब ऐसा लग नहीं रहा था कि कभी वापस डब्ल्यूडब्ल्यू ब्रायन को मेन इवेंट में डालेगी। ऐसा था कि एक बार वो दे दिया जो फैंस को चाहिए था, वापस मिड कार्ड में ले आओ इस बंदे को। लेकिन जब यस मूवमेंट शुरू हुई थी, यस चैंट सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं हो रही थी, दुनिया भर में भाई, हर जगह। जैसे रोनाल्डो की स्यू सेलिब्रेशन है ना भाई, हर स्पोर्ट में हर जगह, वैसे हो गई थी यस चैंट की। जगह जगह की वीडियोस आ रही हैं, यहाँ भी यस यस हो रही है। वो ये इसको वही बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ग्लोबली इस चीज़ को बना दिया था। और आज के टाइम में भी हम डब्ल्यूडब्ल्यू में देखते हैं, पता नहीं अभी वैसे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर मैं 3 साल पहले भी जाऊँ तो ये जो यस चैंट्स है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती थी। अब पता नहीं यार इसका ट्रेडमार्क किसके पास है, लेकिन स्टोरी ऐसे ही प्रोग्रेस करती है। अभी भी हम पहुँच चुके हैं 2014 रेसलमेनिया वाले साल में, और रॉयल रंबल में ब्रे वायट के साथ मैच मिलता है डैनियल ब्रायन को। सब सोच रहे हैं कि ठीक है डैनियल ब्रायन इस रॉयल रंबल में है अगेंस्ट ब्रे वायट, लेकिन मेन जो मोटिव होना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू का वो है उनको रॉयल रंबल मैच में डालने का। और इसको डिस्कस करते हुए हमको इसी साल की भी याद आ जाती है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का जो प्लान है वो रॉक और रोमन रेंस के मैच का था, लेकिन उसको फिर बदला गया कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के मैच में। तो यहाँ पर भी डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई प्लान नहीं था। और बटिस्टा जो कि बेचारा है बहुत अच्छी तरीके से अपना सोच रहे थे आज 1 साल निकाल के बढ़िया से आऊँगा, डब्ल्यूडब्ल्यू को डिलीवर करूँगा। पिट्सबर्ग में रॉयल रंबल हो रही है, जो वो हुई है उनको रॉयल रंबल जीतने के बाद। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये नहीं था कि बटिस्टा आ गए हैं या पार्ट टाइमर है, ओल्ड टाइमर है, उसके पीछे रीज़न थे सिर्फ डैनियल ब्रायन की। लोग चाहते थे डैनियल ब्रायन को जीतते हुए देखना, और पिस ऑफ हो गया बिल्कुल सब कि यार हमारा बंदा नहीं जीत रहा है यार। भाई जैसे क्राउड में होता है ना, इफ ब्रायन डजंट विन वी रायट, ये उसका रियल एग्जांपल है। क्योंकि साइन तो हर शो में लोग लेके आ जाते हैं, भाई आज ये नहीं हुआ तो मैं रायट करूँगा। ये वो रियल था कि बटिस्टा कब बूटिस्टा बन गया, और बूटिस्टा से ब्लूटिस्टा भी बन गया। भाई मतलब जिसको धोबी घाट बनने हम बीच में कि भाई बटिस्टा पेला गया, मतलब इस पूरी सिचुएशन में कि बटिस्टा का स्टार वापस आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में। रेसलमेनिया का मेन इवेंट ऑर्टन के अगेंस्ट, एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री है भाई, सब स्टोरी लाइन है। नहीं भाई हमें तो ब्रायन चाहिए। तो ये बहुत सिमिलर है रेसलमेनिया 40 वाली जो चीज़ हुई, लेकिन ऑब्वियसली तब डब्ल्यूडब्ल्यू की कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। विंस शायद बताना नहीं चाह रहे थे कि मैंने पिवट किया, वो कहेंगे शुरू से ये प्लान था। लेकिन यहाँ पे जब ब्रायन रॉयल रंबल में नहीं आया था, तब भी रोहित लोगों ने ये ऐसे नहीं सोच लिया कि चलो ख़त्म सब, एलिमिनेशन चेम्बर में दो अब हमें। और एलिमिनेशन चेम्बर में ऑर्टन अपने चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर, जहाँ पक्का सबको लग रहा था कि अब टाइटल जीत के ब्रायन जाएगा रेसलमेनिया में और फिर वहाँ डिफेंड करेगा। वो भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है हमको ये बात भी बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये विंस मैकमैन का टाइम है। आज के टाइम में इवन विंस के भी लास्ट जो ईयर्स रहे वहाँ पे ऐसा बहुत बार होता था कि फैंस की सुन ली जाती थी, लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि फैंस के इतने तगड़े आउटरीच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू अपना कोई इतना बड़ा डिसीजन चेंज कर रही है। क्योंकि ये जो डिसीजन चेंज होने वाली बात है वो सिर्फ इसके ऊपर नहीं है कि डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया का मेन स्पॉट मिल रहा है फिर नहीं, इसके ऊपर भी है कि बटिस्टा जिसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक्चुअल में बैठ के प्लानिंग करी थी कि 2014 साल में ऐसे पूरा उसका रोड मैप बना लिया था, वो सारी चीज़ों की ऐसी की तैसी धज्जे उड़ा दी। और मैं ये भी बोलूँगा कि उस टाइम के फैंस का भी जो सपोर्ट था डैनियल ब्रायन के लिए वो कुछ अलग था। जो आज के टाइम मतलब वी वांट कोडी हुआ है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि अगर हम करेंगे तो ये होगा। उस टाइम पे जिस डेडिकेशन से लोगों ने सपोर्ट किया था, मैं ये नहीं कह सकता, वो क्लैरिटी थी कि ये होगा। मुझे लग रहा है कि ये भी फ़र्क है भाई कि कोडी वाला मैच एक तो पहले रोमन के साथ हो चुका है, तो उसकी एंडिंग थी जो लोग देखना चाहते थे। और पूरे साल जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी किया वो हमें यही डायरेक्शन दिखा रहा था कि कोडी के साथ ही रोमन का मैच होगा दोबारा। अब जब रॉक का स्केड्यूल क्लियर हुआ, भाई रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो है, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने प्लान्स चेंज करे। तो बिल्कुल सेम तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज ब्रायन को तो कभी उस सिचुएशन में रखना ही नहीं चाहते थे, कभी रखा भी नहीं था। तो कोडी तो पहले ही आते ही डब्ल्यूडब्ल्यू में टॉप स्टार ही था। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि रोहित जब ये एलिमिनेशन चेम्बर में नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे फैंस ना भाई कुछ भी करना चाहते थे, बट ब्रायन को वो देखना चाहते थे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि भाई अब ये अगर हमने नहीं दिया तो हमारी पूरी रेसलमेनिया खतरे में है, लोग कुछ और कर देंगे। और इस केस में ऐसा नहीं है कि हम ब्रायन को दें या ना दें, अगर ब्रायन को वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में नहीं डालेंगे और इतनी उसको सपोर्ट मिल रही है तो वो करेगा क्या रेसलमेनिया में। ये उस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये भी बहुत अच्छी तरीके से ट्विस्ट किया। पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा हो कैसे गया कि रॉयल रंबल में जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने देख लिया था कि बटिस्टा को क्या रिएक्शन मिला है, एलिमिनेशन चेम्बर में डैनियल ब्रायन के होने के बावजूद भी वो फिर से मैच नहीं जीतते। और मतलब
ये तो मैं बोलूँगा विंस मैकमैन का दिमाग ऐसा, भाई मैंने जो सोच लिया भाई वो सोच लिया, उसके आगे तुम कुछ भी चिल्लाते रहो, बोलते हो, मैं कुछ नहीं करने वाला। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो एक जो बात बोली जाती है कि हम अपने फैंस को लिसन करते हैं, कहीं ना कहीं वो 1% उस टाइम पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है चल गई होगी। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि डैनियल ब्रायन अब थोड़ा सा हमको ऐसा लगा कि स्टोरी से अलग लेके जा रहे हैं कि अब ठीक है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का तो सीन गया डैनियल ब्रायन का, क्योंकि अब बटिस्टा रॉयल रंबल जीता है, डैनियल ब्रायन एलिमिनेशन चेंबर जीता नहीं है, रैंडी ऑर्टन के पास चैंपियनशिप है। अब लोग चाह रहे हैं भाई रेसलमेनिया में एक बड़ा मूवमेंट ही डैनियल ब्रायन को दे दो। और थोड़ी सी स्टोरी भी दो लग रही थी कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप तो है, लेकिन साथ में अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन भी है डैनियल ब्रायन की, तो अगर वो अथॉरिटी को भी बजा देता तो भी लोग खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने जिस तरीके से उसको ट्विस्ट किया, एंड हमने कुछ एपिसोड्स में देखा मंडे नाइट रॉ में कि भाई डैनियल ब्रायन को बिल्कुल पिटता हुआ, मरा हुआ, बजाते हुए दिखा रहे हैं। एक मंडे नाइट शो में उनको हैंडकफ करके भी मारा था उन्होंने। बट ये मंडे नाइट रॉ का मूवमेंट जिसको ग्रेटेस्ट या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, रॉ के मूवमेंट में तो शायद इसको ग्रेटेस्ट भी बहुत सारे लोग बोल देंगे, टॉप 5 टॉप 3 में तो डेफिनेटली रखने वाले हैं। जब ना सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर, रिंग के पीछे सारे के सारे डैनियल ब्रायन के फैंस हैं जिन्होंने वही यस के साथ वो बियर्ड वाले डैनियल ब्रायन का जो वो इलस्ट्रेशन बनाया उसको पहना हुआ है, और सारे लोग वहाँ से यस चैंट कर रहे हैं। ये मैं चाहूँगा आयुष थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो ट्रिपल एच के चेहरे पर वो था कि यार अबे यार मेरा ही शो, स्टेफनी वहाँ से चिल्ला रही है, वो डैनियल ब्रायन के लिए अल्टीमेट था कि उनको सब कुछ मिल गया उस दिन रॉ में। स्टोरी में मज़ेदार ये बात थी कि ये एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए भाई कई बार ना चीज़ें ऐसे प्ले आउट हो जाती हैं जो बाद में लगता है कि वाह क्या कमाल कर दिया तुमने, जबकि वो हो गया बस, या फिर पिवेट जिसे कहते हैं। तो ये जबकि समर स्लैम से हमें स्टोरी दिखाई जा रही थी कि हाँ भाई ट्रिपल एच ने टर्न किया, ब्रायन पे बीच में वो स्टोरी इतनी नहीं भी चली, गायब हो गई, लेकिन वापस आते आते रेसलमेनिया में वो फिर से मेन अट्रैक्शन बन गई। तो लोग उसके अंदर पूरा घुस गए अच्छे तरीके से, और यही दिखा दिया कि भाई ट्रिपल एच और अथॉरिटी वो हर चीज़ करने को तैयार है कि ब्रायन मेन इवेंट नहीं करेगा, तो मतलब ना, एक बार मना कर दिया दोबारा मत आइयो, ऐसे हो गया था। लेकिन इस सेगमेंट में ब्रायन ने बोला ठीक है भाई, नहीं तो नहीं, फिर हम भी यहाँ पे खड़े हैं, तुम भी वहीं खड़े रहो। तो भाई रिंग पूरी जो है वो लेके रख ली। इनफैक्ट ब्रायन रोहित ये भी बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें मैच नहीं देना मत दो मुझे रेसलमेनिया में, हम क्या ये रिंग के बाहर क्या लोग जो अरीना में 10-11-12 हज़ार लोग बैठे हैं सब जा रहे हैं भाई रॉ खत्म कर अपनी। तो ट्रिपल एच ने भाई वहाँ पे ये भी फनी था कि 2 सिक्योरिटी गार्ड आए ये पूरी भीड़ को निकालने के लिए, और वो सिक्योरिटी गार्ड पे मना कर देते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा ये कुछ। डैनियल ब्रायन ने वहाँ पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि डैनियल ब्रायन कितना ज़्यादा अपने फैंस पे ट्रस्ट करते हैं यार, कि ठीक है तुम मुझे मैच नहीं दे रहे तो मैं तुम्हें रिंग तो नहीं दूंगा, और साथ में अभी के अभी सारे के सारे फैंस जो हैं ये शो को छोड़ के चले जाएंगे। हम इवन ये भी सोच रहे हैं कि अगर ऐसा सही में हो जाता है कि उन्होंने मना कर दिया होता, या उस रॉ में नहीं अगली रॉ में फिर से कुछ करते, तो कैसा वो सिनेरियो हो सकता था कि लिटरली शो के चलते चलते सारे लोग मंडे नाइट रॉ छोड़ के चले गए। मतलब अगर 100% कैपेसिटी, तो मुझे लगता है इतना तो था उस समय दबदबा डैनियल ब्रायन का कि अगर 100% नहीं तो 95% तो लोग जा सकते थे। अब डैनियल ब्रायन ने ट्रिक किया एक टिपिकल बेबी फेस की तरह। उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं चलो यार ठीक है मेरे को तेरे साथ ही तू मैच दे दे वरना तो मैं नहीं जाऊंगा। ट्रिपल एच की वो खुद की रिंग है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी रिंग को ही कैसे खेल के खड़ा है। उन्होंने मैच के लिए बोल दिया ठीक है एक्सेप्ट। बट उसके बाद डैनियल ब्रायन फेंकते हैं अपना सबसे बड़ा कार्ड, कहते हैं यार मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, पूरा नहीं बोला। बात यह है कि अगर मैं तेरे से जीत गया तो मैं एंटर कर जाऊंगा मैच में जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस बटिस्टा के बीच होने वाला है। और जब वो बोलते हैं वर्सेस डैनियल ब्रायन, तो उस पॉइंट पे जो उनका रिएक्शन मिलता है, और आई थिंक अगर हम उस टाइम की बात करें और इतनी ज़्यादा समझदारी के साथ बात करें जो जितना अभी हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में पता चल गया है, आई थिंक यही बोलते हैं कि पता चल गया प्लेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन फिर भी अंडरडॉग की स्टोरी होने के बाद भी रेसलमेनिया तक भी जैसे लीड होता है, मुझे नहीं लगता कि लास्ट मोमेंट तक भी मैं ये सोच पा रहा था कि हाँ ठीक है ये डैनियल ब्रायन को मौका मिल जाएगा। वो दिमाग में था, जिस तरीके से अथॉरिटी हमेशा ही चढ़ के बैठती थी डैनियल ब्रायन के ऊपर। भाई देखो तब होती थी रेसलमेनिया में एक नाइट, अब इस बार रेसलमेनिया 40 का हम पैरेलल देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही था कि पहले दिन जीते हारे तो सेकंड डे पे डिपेंड करेगा क्या होगा। तो ये भी काइंड ऑफ वैसा ही कुछ, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर ट्रिपल एच को हराया तो भाई जाएगा, नहीं तो नहीं। तो काइंड ऑफ लोगों को पता था कि ट्रिपल एच तो हारने वाले हैं। लेकिन रोहित एक ही रेसलमेनिया में एक ही स्टोरी लाइन से 2 मैच देने, ओपनिंग मैच भी और क्लोजिंग मैच भी, और साथ के साथ सेम रेसलमेनिया में तो अंडरटेकर की स्ट्रीक भी तोड़ रहे हो। तो भाई जब अंडरटेकर की स्ट्रीक तुम शो के बीच में कर चुके हो, उसके बाद तुम ऐसी क्या मोमेंट बना लोगे भाई। अगर तुम कोई भी रेसलिंग का शो देखो, अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ने के बाद तुम ऐसी मोमेंट कैसे बना दी तुमने, जो अंडरटेकर की स्ट्रीक से भी कई लोग तो बोल रहे हैं कि भाई छोड़ो उसे, ये क्या कर दिया, जबकि ऑलमोस्ट पता था कि ब्रायन जीतेगा तब भी।
डैनियल ब्रायन यार, जैसे जैसे विंस मैकमैन ने बोला डैनियल ब्रायन के बारे में कि यार तुम तो एक सुपरस्टार है, एक डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर है, टॉप स्टार जैसे दिखते भी नहीं। और अगर मेरे को सही में पिक करने हो, रे मिस्टीरियो के बारे में लोग बोलते हैं, पता नहीं डैनियल ब्रायन के बारे में लोग बोलते हैं या फिर नहीं, लेकिन वो बंदा ये बिलीव करवाने में ये मोटिवेशन किसी को दे सकता है कि भाई अगर तुम एक आम आदमी हो, तुम बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव नहीं भी दिखते, तब भी तुम कैसे चीज़ें कर सकते हो। तो उसका प्राइम एग्जांपल है डैनियल ब्रायन। रेसलमेनिया में ट्रिपल एच के सामने अब जब वो उतरते भी हैं तो मैच उन्होंने ओपनिंग में डाल दिया था। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डैनियल ब्रायन को टाइम देना चाहते थे। और किस लेवल की अंडरडॉग होने की स्टोरी लाइन है, जैसे आयुष ने भी बोला, अभी तो हमको दो नाइट की रेसलमेनिया देखने की आदत है, सेम नाइट पर ही वो रेसलमेनिया जैसी स्टेज पर 2 बार कंपीट कर रहे हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू का बैट करना भी डैनियल ब्रायन के ऊपर कि क्या ये बंदा ये काम कर सकता है कि ये सबसे बड़ा, जो अंडरटेकर की स्ट्रीक से भी बड़ा मोमेंट रेसलमेनिया 30 को अगर हम देखिए कंसिडर करें, मतलब ऑब्वियसली बड़ा मोमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मेन इवेंट स्पॉट मिलना, यानी कहीं ना कहीं अंडरटेकर की स्ट्रीक से इसको ऊपर रखा जा रहा है, कुछ तो इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू डैनियल ब्रायन में बिलीव भी कर रही है कि ये ट्रिपल एच को तो हराएगा, फिर भी इसके अंदर इतना फ्यूल है, जो मैच की स्टोरी में भी होता है कि उनको स्ट्रेचर से लेके जा रहे हैं, और फिर भी हाँ भाई ये बंदा हमारे लिए वो मूवमेंट करके देगा कि जब ये दोनों टाइटल उठाएगा तो कन्फर्टी गिर रही होंगी और लोग पागल हो रहे हैं फिर पीछे से। और ये एक ऐसी मोमेंट आ गई थी कि भाई देखो, तुम गाड़ी लेके घर से निकले, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हुआ, तुमने पेट्रोल भरवा लिया, लेकिन फिर 25 मिनट बाद तुम्हारा टायर पंचर हो गया। ये चल रहा था डैनियल ब्रायन के साथ कि भाई जो चीज़ मैं करूँगा उसके सामने से वो तलवार चलाएंगे। तो ट्रिपल एच को पहली बात तो हराना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मोमेंट थी, लोग पागल हो गए थे। स्टेफनी को मैं क्रेडिट दूंगा, जो अपना रोल हमेशा वो एक साइड की तरह प्ले करती हैं भाई, बिल्कुल मस्त। लेकिन उसके बाद भी मैच के बाद अटैक करा जाता है, डिस्ट्रॉय करा जाता है, ब्रायन को इंजर्ड कर दिया जाता है कि भाई अगर कोई 1% भी मौका है ना तो मैच में जा रहा है तो जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो ये पता था कि मेन इवेंट में ब्रायन भी जा रहा है और इंजर्ड भी है, और क्लियरली रोहित मेन इवेंट पे वहाँ आए तो हम देख रहे थे वहाँ की किस तरीके से ऑर्टन और बटिस्टा अपनी हिस्ट्री का यूज़ कर रहे थे पहले कि ब्रायन को इस पिक्चर से बाहर निकालो। वो वाला टेबल का स्पॉट भी याद है जब बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं और रैंडी ऑर्टन एक इन्वर्टेड आरकेओ लगाते हैं, जो कि जब मैंने उसको दोबारा जाके देखा तो मुझे नहीं लगा भाई ये तो रैंडी ऑर्टन को ज़्यादा तेज पड़ा है, लेकिन क्लियर वहाँ से वो डैनियल ब्रायन को बिल्कुल ही दिखा रहे थे यार ये बंदा तो नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। और अगर मेरे को माइकल कोल की रेसलमेनिया कमेंट्री के कुछ बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स पिक करना, तो एक तो मैं जो कवर बाय रॉलिंस विद द टाइटल जो वो बोलते हैं वो चीज़, और यहाँ पे वो जो डैनियल ब्रायन के येस लॉक के बाद टैप आउट बटिस्टा करके वो जो चिल्ला के बोलते हैं, इसको बिल्कुल मिमिक नहीं करना चाहूँगा, मेरे को बहुत वाहियात लगेगा। जिस तरीके से माइकल कोल ने वो बोला था, मतलब अगर कोई बंदा बैठ के देख रहा है तो मैं समझता हूँ भाई वो बैठा नहीं होगा, उसमें खड़ा ही होगा कि भाई कर टैप आउट, हम डैनियल ब्रायन को चैंपियन देखना चाहते हैं। तब इतनी सारी टर्म्स और ये सब फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं होती थी भाई। बट अब हम ये सब बात करते हैं, ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि 10 साल पहले हम सिनेमा विटनेस कर चुके थे। ये स्टोरी लाइन अगर आज की डेट में हो रही होती और वैसी चल रही होती तो भाई आई डोंट नो कि इसको सिनेमा के अलावा क्या और भी वर्ड बोले जाते हैं, बिकॉज ये सबसे नेचुरल होने वाली स्टोरी है जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद भी हम फैंस को बिलीव करवा दिया कि भाई हमें कभी नहीं फैंस ने सोचा था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी। मतलब जितना भी फैन सपोर्ट कर लें, एट द एंड विंस वही करते हैं जो विंस मैकमैन को करना है, लेकिन वो सुन लेंगे और कर भी लेंगे और ब्रायन को चैंपियनशिप दे भी देंगे रेसलमेनिया में। और जिस तरीके से इस मैच के अंदर भाई 2-1 हो गया था एक पॉइंट पे, ब्रायन वापस आ रहे हैं, फिर वो मोमेंट आ रही है और फिर वो जीत के भाई टाइटल, जो सेलिब्रेशन है, जो पटाखे फट रहे हैं, और इस अंडरडॉग ने द मिरेकल ऑन बर्बन स्ट्रीट बटिस्टा कर चुका है टैप आउट, कन्फेटी इतनी ज़्यादा भाई ख़त्म ही नहीं हो रही। और वो लुक, एक तो मैं सेट भाई मर्सिडीज बेंज सुपरडोम जब भी वो देखता हूँ कुछ अलग था रोहित, उस मतलब मोमेंट ना ऐसे दिमाग में पिक्चर है, स्पेशल मोमेंट है वो एक। डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे आइकॉनिक मूवमेंट होते हैं और वो आइकॉनिक मूवमेंट्स ऐसे होते हैं कि तुम फोटो से ही बता सकते हो। तो ये डैनियल ब्रायन की फोटो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी, एक हाथ में वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, ऊपर से बहुत सारी बरसातें और ये पीछे से यस चैंट लोग करना, लिटरली जब वो डैनियल ब्रायन का म्यूजिक बज रहा है उस पॉइंट पे लोग यस चैंट कर रहे हैं। डैनियल ब्रायन थोड़े से ठंडे पड़ चुके हैं, फैंस फिर भी ठंडे नहीं पड़ रहे, क्योंकि ये उस पॉइंट पे फैंस को डैनियल ब्रायन की जीत तो लग रही थी, लेकिन साथ में अपनी भी जीत लग रही थी। और जैसा आयुष ने बोला भी कि सिनेमा जैसा वर्ड नहीं इन्वेंट हुआ था, ऑरा जैसा वर्ड भी इन्वेंट नहीं हुआ था, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में डैनियल ब्रायन की एंट्रेंस थी वो भी अपने आप में एक ऑरा थी कि भाई बंदा अब दोनों टाइटल लेके आ रहा है। और इस बंदे का रेलेवेंस इस यस मूवमेंट के अलावा अगर हम बोले आज 10 साल बाद भी कुछ वैसा ही है। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि जब हम इस एपिसोड को प्लान कर रहे थे हमें कुछ नहीं पता था क्या होने वाला ऑल इन में, बट उसके बाद 10 साल बाद भी इस बार अपनी फैमिली के सामने उन्होंने उसी चीज़ को रिपीट किया और वो कन्फेटी गिरने वाला मूवमेंट फिर से, और हाथ में इस बार 2 तो नहीं लेकिन एक टाइटल जरूर था। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मोमेंट्स
और स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हूँ इस चीज़ को लेके कि AEW वो कर रही है, और खुश भी हूँ कि रेसलिंग कम्युनिटी आके ये नहीं बोल रही कि ये तो कॉपी पेस्ट है रेसलमेनिया 30 का। लोग उस चीज़ को भी आज उतना ही इंजॉय कर रहे हैं ऑल इन के अंदर देख के कि भाई ब्रायन ये चीज़ डिजर्व करता है कहीं ना कहीं। और 10 साल बाद भी वो बंदा जो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट से बाहर होके आ रहा है, भाई लोग कहते हैं उसे तू रुक जा, तू मत लड़। वो फैन बेस रोहित जो एक बार जीत लिया था ब्रायन ने 2014 में, वो 2024 में भी उतना ही स्ट्रांग है डैनियल ब्रायन के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि, और एक क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा बंदा WWE में ब्रायन से पहले भी था या नहीं, और बाद में भी कभी हुआ है कि सब नेचुरल है भाई, और अगर बस जो लोग कह रहे हैं वो करते रहोगे, कभी ये बंदा फेड ही नहीं हो रहा। देखो यार, अब किसी से कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कोफी किंगस्टन का ही अगर नाम ले लें तो वो भी कोफी मेनिया जैसा कुछ तो किया था, बट वो स्टोरी ऐसा लगा कि एलिमिनेशन चेंबर से ही शुरू हुई है और बस रेसलमेनिया में जाके खत्म हो गई। कुछ मुस्तफा अली वाली चीज़ मुझे याद आ रही है, कुछ तो वैसा चल रहा था, वो बहुत ही मिनी वर्जन में बोलूँगा। बट डैनियल ब्रायन जैसे यार कुछ होती हैं चीज़ें, मे बी सैमी ज़ेन, आई थिंक हम सैमी ज़ेन को बोल सकते हैं। हाँ, सैमी ज़ेन भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ यार, सैमी ज़ेन भी वो बंदे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, बट ये वो बात है कि उनको रेसलमेनिया में उनको टैग टीम चैंपियनशिप मिली, लेकिन एक वो सिंगल्स रन, एक मतलब वर्ल्ड अगर टाइटल का आप कुछ अलग फील होता। गुंथर के अगेंस्ट भी देखें हैं जिस तरीके से एंडिंग थी कि हर कोई चाहता भाई पिन कर तू गुंथर को, तू पिन कर, आई थिंक वो कभी उतना पुश ही नहीं मिला सैमी को वर्ल्ड टाइटल तक। अभी भी मेरे को लगता है कि हम बोल रहे हैं, क्या पता आज से 5 साल बाद फिर सैमी ज़ेन का भी कोई मिरेकल ऑन सम स्ट्रीट ऐसा कुछ बन जाए। ये भी इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं बोलूँ कि डैनियल ब्रायन उन कुछ, ब्रायन डैनियल्सन बोलना चाहिए, ब्रायन डैनियल्सन उन कुछ नामों में से एक है जिसको आप चाह के भी हेट नहीं कर सकते भाई। एजे स्टाइल्स भी कुछ वैसा ही नेम है, लेकिन ब्रायन डैनियल्सन वो चाहे कुछ भी बोल रहे, कैसे भी बोल रहे, उनकी बातें हमेशा ही अच्छी लगेंगी, स्पेशली जैसा उनका कमबैक। और इन 10 साल की हम बात कर रहे हैं तो ये 10 साल ऐसे नहीं थे डैनियल ब्रायन के बीच में जो कुछ बहुत एपिक गए होंगे। वो प्लेनेट चैम्बर में पता नहीं क्या 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 उन्होंने गए, वो WWE से बीच में रिटायर भी हो गए, सब कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन आज भी वो उतनी रेलिवेंट है। तो मतलब यही है कि अगर किसी इंसान के लिए देख के भी खुशी होती है तो वो इंसान है फिर ब्रायन डैनियल्सन भाई। और इस एपिसोड को हम ऑलमोस्ट अपने एंड पे आए गए हैं। रोहित से मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा, इससे पहले हम खत्म करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी वह बंदा बिना कॉन्ट्रैक्ट के किसी कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन है, तो क्या अंदर से दिल मांगे मोर कि एक बार फिर ब्रायन आए और वो यस चैंट मंडे नाइट रॉ पे हो, नेटफ्लिक्स में हो? टू बी ऑनेस्ट, इस पॉइंट पे मैं सिर्फ डैनियल ब्रायन की रिस्पेक्ट करते हुए ये चाहता हूँ कि उनको जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ करे। अगर उनका इंटरेस्ट AEW में स्टिल कंटिन्यू करने का है, मैं वो भी देखने में खुश हूँ। अगर वो WWE में आके क्या पता ओल्ड डैनियल ब्रायन कोई अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन फिर से दे दे, मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आयुष ने बोल ही दिया है कि तो रॉक एक बहुत ही कॉर्पोरेट बंदा ऐसा है जो उस चीज़ को रिविजिट करवा सकता है इस बार अपने डिफरेंट फ्लेवर के साथ और नेटफ्लिक्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई आई थिंक मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ, बट मैं इस चीज़ को ज़्यादा डैनियल ब्रायन के ऊपर, ब्रायन डैनियल्सन के ऊपर छोड़ूंगा कि वो चाहते हैं, वो डिजर्व करते हैं, अब जो मर्जी चाहे वो करें। तो भाई यहाँ तक अगर आप लोगों ने सुना, ऑलमोस्ट फिर से 30 मिनट का एपिसोड था। और भाई रेट कर दो, स्पॉटिफाई में फॉलो कर दो। अभी 2 एपिसोड और ज़बरदस्त एपिसोड भाई। मैं तो अभी सोच रहा हूँ 2 टॉपिक के बारे में, तो कुछ हो रहा है, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक सुना, थैंक यू सो मच गाइज, और हम जल्द ही बात करेंगे आपसे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा।